हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से एक बार मिल रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए। असेसमेंट फॉर लर्निंग बीएड पार्ट 2, उसके यूनिट 7 में हम लोग देख रहे थे अभी तक मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव पोजीशन। आज हम लोग उसी के एक भाग द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्य संभाव्य वक्र के बारे में चर्चा करेंगे कि ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या सामान्य संभाव्य वक्र क्या है। यहाँ पे दो मुख्य शब्द है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, नॉर्मल सामान्य, प्रोबेबिलिटी संभाव्य या संभावना जिसको कहेंगे, कर्व मतलब एक वक्र या एक आकार जो कि हमें बता रहा हो कि किस प्रकार के आकार है, गोल आकार है या अर्धचंद्राकार आकार है, जो कि संभावना पे आधारित है। यहाँ पे इस विषय को शुरू करने से पहले मैं बताऊं कि प्रोबेबिलिटी जो संभावना है वो एक ऐसे विषय पे है जो कि संभावित या संभावना को प्रदर्शित करती है। जैसे कि क्रिकेट के मैदान में जब क्रिकेट का खेल शुरू होता है और कोच बीच में आकर के एक सिक्का उछालता है और सिक्का उछालने से पहले ये डिसाइड करता है कि दोनों पार्टी हेड लेंगे या टेल लेंगे। जब दोनों पार्टी में से ये डिसाइड हो जाता है कि एक पार्टी हेड और एक दूसरा पार्टी टेल लेगा और उसके बाद खेल का कोच उस सिक्का को उछालता है। जब वो उछालता है तो संभावना दोनों की बनी रहती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और जब तक वो नीचे पहुंचता है तब तक उस दोनों में से एक का संभावना कंप्लीट हो गया रहता है, या तो टेल आता है या तो हेड आता है। जब इस तरह से प्रोग्राम होते हैं तो और दोनों में से एक हमारे पास रिजल्ट आता है जो कि हेड के रूप में या टेल के रूप में आता है। जब इस तरह के आंकड़े हमारे पास आते हैं जो कि संभावना पे आधारित होते हैं, जिसका कि होना पूरी तरह से तय नहीं होता है, तो इस प्रकार के वक्र को नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या सामान्य संभाव्य वक्र कहा जाता है। यहाँ पे जो सामान्य संभाव्य वक्र या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, इसमें जब स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे मेथड्स को हम लोग ऑथेंटिकली या सैद्धांतिक रूप में डिस्ट्रीब्यूशन करके देखते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उसको बहुत ही ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए उसके सबसे अच्छे वितरण को, या फिर कह सकते हैं कि वितरण के इस प्रणाली को सामान्य वितरण या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसे ही नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहा गया है। इस डिस्ट्रीब्यूशन का महत्व का विशेष कारण यह है कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, या फिर कह सकते हैं कि हम जिस जगह के बारे में डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं और उस जगह से डाटा इकट्ठे करने के लिए उस जगह के पॉपुलेशन या उस जगह से कुछ खास या कह सकते हैं कि अनजाने जगहों से रैंडम परिस्थिति से सैंपल लेते हैं, रैंडम जगह से सैंपल लेते हैं, और उस सैंपल का जो योग होता है या औसत होता है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सामान्य होगा। और यदि इस सामान्य रूप में जो हमारे पास डाटाज आ रहे हैं उसको विस्तृत
रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो तो इस सैंपल का आकार बढ़ने के साथ साथ जो हमारा सैंपल है वो दर बदर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और बढ़ने के साथ साथ उसका जो कैलकुलेशन आएगा और उसका जो मीन आएगा, औसत आएगा, वो उसका वितरण सामान्य रूप से दर्शाएगा। या फिर हम इसको इस आसान रूप से समझ सकते हैं कि जैसे एक छोटा सा जगह है, एक छोटा सा कस्बा है मान लिया जाए, और उस कस्बे में एक तरह के रहने वाले लोग रहते हैं या एक मेंटलिटी के रहने वाले लोग रहते हैं, और उस जगह के नेचर, प्रकृति और अनेकों विषय पर अगर हम लोगों को खोजबीन करनी है तो हम उस जगह के पूरे जगह को हम लोग सैंपल मान करके उसमें से डाटा इकट्ठा नहीं करेंगे, बल्कि कुछ खास खास एरिया को मार्क करके वहाँ से डाटा इकट्ठा करेंगे। ये कुछ खास जब हम जगहें लेंगे या ऐसे ही अनजाने रूप में जब जगह लेंगे सैंपल इकट्ठा करने के लिए, तो इस तरह से जगहों को रैंडम सैंपल कहा जाता है। और इस रैंडम सैंपल से हम लोग डाटा इकट्ठा करेंगे। बहुत बार ऐसे होते हैं कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है सभी जगह पे, खास एरिया का जो पॉपुलेशन है वो सभी जगह पे इक्वल रूप से नहीं होते हैं। तो जब सैंपल हम लोग उस जगह का लेते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उस जगह में हम जगहों को मार्क किए हैं कि हम यहाँ से अपने डाटास को इकट्ठा करेंगे, तो हम किसी जहाँ पॉपुलेशन का ऊपर नीचे हो रहा है, तो इस तरह से हमारा सैंपल लेने का आइडिया भी बढ़ता जाएगा। हम और सैंपल हमें लेना पड़ेगा, और ऐसी परिस्थिति में हमारा जो आंकड़े होंगे, हमारे जो औसतांक होंगे, मीन होंगे, वो दर बदलता जाएगा, लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सामान्य रूप से होगा। तो यहाँ पे जो सामान्य रूप से प्रोबेबिलिटी कर्व का जो उपयोग करना होता है, इसका मतलब ये है, या फिर इसका सोच ये है कि जिस तरह से हमारा चेंज के हिसाब से समझ स्थिति बदलती जाएगी, चेंज के हिसाब से स्थिति बदलती जाएगी, और उस रूप से जो हमारे पास आंकड़े हैं उसको विस्तृत करता जाएगा, किया जाएगा। उसके लिए उसका जो मीन है, औसतांक है, जिसको म्यू से इंडिकेट करना होता है, और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो समान रूप से विस्तृत होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जब नॉर्मल रूप से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, तो यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलिटी, सामान्य का प्रत्यय जिसको कह सकते हैं, और शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण का आकार जो है, ये एक दूसरे से संबंधित है, और किसी अन्य इसमें कोई खास कारण या विशेषता नहीं है। दूसरे रूप में इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जो हमारा सैंपल लेने का तरीका जो कंटिन्यूअस है या बढ़ता जा रहा है, तो ये इसको हम जो बढ़ता जा रहा है उसको हम एक आकार में या एक अर्धचंद्राकार वक्र में, कर्व में, इसको समीकरण के द्वारा या उसके आंकड़े के द्वारा उसको प्रस्तुत कर सके या उसको दर्शा सके। इस तरह से हम लोग एक प्रोबेबिलिटी कर्व के द्वारा हम आंकड़ों के विस्तारन को या वितरित करने वाले को या डिस्पर्शन को हम लोग दिखा सकते हैं। यहाँ पे जो नॉर्मल कर्व का जो नेचर है वो कुछ खास तरीके से ये इंडिकेट करता है कि किस प्रकार से नॉर्मल कर्व का नियम है। यहाँ पे एक खास रोचक बात ये होती है कि बहुत पहले,
हो 19वीं शताब्दी तक मान लिया जाए। 19वीं शताब्दी के समय में जब जुआरी जुआ खेलते थे तो उनकी रुचि जो है संयोग के खेलों में होती थी। जुआ में जैसे कि संयोग होता है कि मेरा लक लग जाएगा, मेरा लक नहीं लगेगा, और उसमें संयोग के अनुसार से जुआरी जो है संयोग के अनुसार से खेलना चाहते थे और उसके अनुसार से जीतना चाहते थे। और जुआ अगर हम देखें तो ये नंबर का एक गेम है। ताश के पत्तों में हो, चाहे नंबर में हो, चाहे किसी और में हो, जुआ एक नंबर का खेल है। और इसीलिए 19वीं शताब्दी में जुआरी जो है इसमें गणितज्ञों की सहायता लेते थे, और जिसका परिणाम स्वरूप डीमोवरे एक ऐसे कैंडिडेट है 1733 ईस्वी में, सबसे पहले ही इन्होंने सामान्य वक्र का फार्मूला का विकास किया, समीकरण का विकास किया। गॉस और लापेल्स इस वक्र, इस कर्व के कॉन्सेप्ट और प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा विकसित किया। और इसी समय खगोल शास्त्री भी इसमें बहुत सारे प्रयोग कर रहे थे, और उन्हीं के द्वारा बहुत सारे निरीक्षण हुए, और उनके रुटि को खगोल शास्त्र में उस रुटि को वक्र के द्वारा दर्शाया गया। तो अगर हम देखें तो आज के समय में वक्र एक बेल शेप्ड का है, गॉसियन वक्र का है, या फिर सामान्य संभाव्य वक्र या डी मोरे वक्र का है, और इसी नाम से जाना जाता है। बेल शेप्ड वक्र, बेल शेप्ड कर्व, गॉसियन कर्व और डी मोरे कर्व के नाम से आज ये जाना जाता है। सामान्य संभाव्य वक्र वह सीमित वक्र है, सिमेट्रिकल कर्व है, जो मध्य में सबसे अधिक ऊंचा होता है और क्रमशः दोनों किनारों की ओर घटता जाता है। लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि ये आधार से नहीं मिलता है। इसका आकार अगर हम देखें तो मंदिर के घंटे की तरह होता है, जो कि हम लोग नॉर्मली मंदिर के घंटे की तरह देखते हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में एक मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन है। इसको एक विशेष समीकरण के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन के रूप में ये अनिवार्य रूप से वास्तविक संसार की किसी घटना को दिखाता है। अगर हम सामान्य रूप में देखें तो ये मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन के रूप में अनिवार्य रूप से वास्तविक संसार के किसी घटना से संबंधित या निर्धारित नहीं होता है। इसलिए इसे लॉ ऑफ नेचर नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि पहले या पिछली शताब्दी में इसको समझा जा सकता था। लेकिन उपयुक्त परिस्थिति में कुछ खास कारणों में कभी कभार किसी विशेष प्राकृतिक घटनाओं के रूप में उसकी व्याख्या करने के लिए इस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का उपयोग होता है। यहाँ पे जब भी किसी बात को देखा जाए, या मान लेते हैं कि जब हम किसी चीज़ को देखना या समझना चाहते हैं तो उससे संबंधित कुछ बातों को देखते हैं, या उस बातों को सोचने या समझने की कोशिश करने के लिए विशेष आंकड़ों को लगाते हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए एक वृत्त के समीकरण को देखा जाए कि एक वृत्त का क्या प्रकार है या वृत्त किसे कहते हैं, तो
अगर हम वृत्त को देखेंगे, वृत्त के प्रकार या कार्य या फिर उसके नेचर, उसका आकार को देखेंगे, तो हम जब वृत्त के इस समीकरण को देखेंगे तो वृत्त में उसके पूरे नेचर के बारे में पता चलता है, या कह सकते हैं कि वृत्त से संबंधित जितनी सारी बातें होती हैं उसके बारे में पता चलता है, या कह सकते हैं कि वृत्त के परिवार को ये वृत्त का समीकरण जो है वो पूरी तरह से वर्णन करता है या व्याख्या करता है, जिसमें कि छोटे प्रकार के सर्किल भी आ सकते हैं और बड़े प्रकार के सर्किल भी आ सकते हैं। उसी प्रकार से जब हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के समीकरण को देखते हैं तो उसमें कर्व के परिवार के वर्णन करता हुआ यह नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का समीकरण आता है। इस कर्व में परिवार के इस फैमिली ग्रुप के या इस ग्रुप के बहुत प्रकार के कर्व और उसके मीन, औसतांक और स्टैंडर्ड डेविएशन या वक्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी एरिया है, क्षेत्रफल है, उसके आधार हैं, और जितने भी बातें हैं क्षेत्रफल के आधार पर सभी बातें एक दूसरे से रिलेटेड हो जाती हैं। यहाँ पे वक्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी आधार होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं, जिसको कि हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि संभावनाओं के आधार पे हम इस वक्र को 3 रूप में दिखा सकते हैं: समान औसतांक या असमान मानक विचलन, दूसरा असमान औसतांक या समान मानक विचलन, और तीसरा असमान औसतांक और असमान मानक विचलन। यहाँ पे सबसे पहला वाला बात गौर करने का है, समान औसतांक या इक्वल मीन और असमान मानक विचलन, अनइक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे जब हम कर्व जो हमारे पास डाटा है उसको कर्व में दिखाएंगे तो कंपैरिजन करते हुए 2 कर्व है, बेल शेप्ड कर्व है, और ये बेल शेप्ड जो कर्व है उसमें जो हमारे पास मीन है वो समान है, और जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है वो असमान है, अनइक्वल है। दूसरे पोजीशन में है असमान औसतांक, अनइक्वल मीन और समान मानक विचलन या इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन। तीसरा पोजीशन है असमान औसतांक और असमान मानक विचलन, असमान इक्वल मीन और अनइक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें ये तीनों पोजीशन में ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि किस प्रकार से कर्व है और वो कर्व किन किन मुख्य बातों पे स्थिर है। जैसे कि जो कर्व है वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे स्थित है, वो उसी बात को दर्शा रहा है। और यहाँ पे ये जो तीनों अलग अलग तरीके के कर्व है वो इसी बात की ओर इंडिकेट कर रहा है। यहाँ हम एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को देख रहे हैं जो कि बेल शेप्ड है, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया। ये बेल शेप्ड है, एक मंदिर के घंटे के आकार का है। ये मंदिर के घंटे के आकार का है। यहाँ पे जो ये लाइन बीच से देख रहे हैं यही मीन के पोजीशन को दिखा रहा है, मध्य, और ये सबसे अधिक ऊंचा होता है और हमेशा दोनों किनारे की ओर घटते जाता है, और इसका ये कभी भी आधार से नहीं मिलता है। अभी जो पहले पोजीशन के रूप में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, पिक्चर ए, इक्वल मीन्स एंड
अनइक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें कि मीन जो है औसत वो इक्वल है और जो डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो अनइक्वल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कर्व है, एक रेड लाइन से मार्क किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड लाइन से मार्क किया हुआ है, और एक ब्लू लाइन से मार्क किया हुआ है। यहाँ पे इसके लिए ये दोनों कर्व जो अलग अलग आंकड़े को दिखा रहा है, ये दोनों कर्व एक ही मीन पे है, इक्वल मीन है दोनों का, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का अलग अलग है। इसीलिए एक सबसे अधिक ऊंचा है, बड़ा है, उसका डाटा का फैलाव भी कम है। दूसरा सबसे नीचे है, इसका डाटा का फैलाव अधिक है। ये इसमें अगर आप देखिएगा तो नीचे स्कोर दिखाया हुआ है और उसके समान में जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्रदर्शित कर रहा है वो दिखाया हुआ है। यहाँ पे इससे स्कोर के अनुसार से जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो बताने की कोशिश की जा रही है। ये जो पोजीशन है, इससे हमें देखने से आराम से पता चल रहा है कि इसमें इक्वल मीन्स है और अनइक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये चित्र जो है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे बनाया हुआ है। इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि दोनों जो अलग अलग डाटा से अलग अलग कर्व है, ये दोनों अपने आधार से टच नहीं हो रहा है। दूसरा पोजीशन जो है अनइक्वल मीन्स और इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये नीचे स्कोर के में बताया हुआ है, रिलेटिव पोजीशन इस तरफ है। स्कोर दोनों कर्व के अलग अलग पॉइंट पे औसतांक है। ये जो है ये दोनों का हाइट एक है, सेम है, लेकिन पोजीशन अलग अलग जगह है। पोजीशन अलग अलग जगह होने के कारण ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि ये अनइक्वल मीन्स है। और लेकिन अगर आप देखिएगा तो इस दोनों का हाइट जो है, दोनों कर्व का हाइट एक जगह पे है, एक ऊंचाई पे स्थित है। इसलिए ये जो है इक्वल डेविएशन, इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन को दर्शा रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो कर्व का लास्ट टेल पोजीशन है, ये जो अंतिम का निचला पोजीशन होता है, इसको टेल कहा जाता है। ये टेल पोजीशन जो है ये आधार से जो नीचे बिलो लोअर लाइन है, इससे टच नहीं कर रहा है। इस दोनों में अभी भी जगह है। मतलब इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये कर्व का अंतिम पॉइंट जो है ये कभी भी जीरो नहीं होता है, कभी भी नीचे नहीं गिरता है। तो ये दूसरा पोजीशन इस प्रकार से है। ये तीसरा पोजीशन है अनइक्वल मीन्स अनइक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ नीचे में स्कोर के लिए है, इधर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए है। अब अगर हम इसको देखेंगे, ये दो कर्व है, जिस तरह से अभी तक हमने देखा है, दो कर्व है, इसका स्टैंडर्ड, इसका औसतांक आप देख सकते हैं दो अलग अलग जगह में है, और इसलिए इस दो अलग अलग जगह होने के कारण इसका मीन भी अनइक्वल है। और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी ऊंचाई, इस कर्व की ऊंचाई और इस कर्व की ऊंचाई में बहुत अंतर है। यहाँ पे इससे पहले वाले में जब देखा था हमने, दोनों कर्व की ऊंचाई समान था, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल था।
यहाँ दोनों कर्व का पोजीशन जो है वो अलग अलग है। तो ये अनइक्वल मीन्स और अनइक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये तीसरा वाला। तो इसी तरह से नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को पहचाना जा सकता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे कि कैसे वृत्त के समीकरण में वृत्त के पूरे परिवार का वर्णन होता है, जिसमें छोटे बड़े सभी वृत्त का वर्णन होता है। उसी प्रकार से जब प्रोबेबिलिटी कर्व के समीकरण का हम लोग पता करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो उस कर्व के परिवार का वर्णन होता है। और उस कर्व में जितने भी प्रकार के वक्र होते हैं, जितने भी प्रकार के कर्व होते हैं, मीन होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं, या उस कर्व के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल के आधार पर सभी एक दूसरे से अलग अलग तरीके के होते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने चित्र में देखा किस प्रकार से 3 तरह के संभावनाओं को दिखाया हुआ था प्रोबेबिलिटी कर्व में। समान, जिसमें कि पहला था समान औसतांक और असमान मानक विचलन के आधार पे, दूसरा था असमान औसतांक और समान मानक विचलन के आधार पे, और तीसरा था असमान औसतांक और असमान मानक विचलन के आधार पे, जिसमें कि हम लोगों ने देखा सबसे पहले में 2 ऐसे कर्व जिसमें कि औसत जो थे, मीन जो थे, वो समान था, लेकिन मानक विचलन जो था, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो अलग अलग था। दूसरा देखे हम लोग, जिसमें जो औसत था, मीन था, वो असमान था, अनइक्वल था, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो इक्वल था। और तीसरे पोजीशन में देखें, जिसमें कि ना ही 2 कर्व में ना ही पोजीशन जो है औसतांक का वो इक्वल था, और ना ही स्टैंडर्ड डेविएशन का पोजीशन इक्वल था दोनों कर्व में। तो इस प्रकार से दोनों अलग अलग प्रकार के कर्व आ जाते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पे जितने भी सामान्य कर्व होते हैं, नॉर्मल कर्व होते हैं, वो सिमेट्रिकल होते हैं, या कह सकते हैं कि वो आइडेंटिकल होते हैं आधे आधे भाग में। अगर हम जो भी कर्व अभी हम देखे जो कि बेल शेप्ड का था, उसको बीच से अगर फोल्ड कर दे तो हम पाएंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आधा भाग था वो राइट हैंड साइड के आधे भाग को पूरी तरह से कवर कर रहा है। या फिर हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि आधा भाग जो था वो दूसरे भाग के समान रूप में था, या फिर समान रूप में है। इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि एक आधा भाग दूसरे आधे भाग का पूरी रूप में प्रतिबिंब के रूप में एक दूसरे को दर्शा रहा था। अगर हम इसको देखें कि ये यूनि मॉडल है, या फिर कह सकते हैं इसको बहुलकी है, जिसमें कि बहुलांक मोड जो है वो केंद्र में होता है, और जिसमें कि सामान्य वक्र या जो नॉर्मल कर्व है उसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के जितने भी माप है उसका मूल्य जो है, उसका वैल्यू जो है वो समान होता है, जिसके कारण से, या फिर हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जितने भी मीन, मीडियन और मोड है वो समान है, औसतांक, माध्यांक और बहुलांक है वो समान होते हैं। अगर हम इसमें सेंटर पॉइंट से शुरुआत करें या केंद्र से इसको प्रारंभ करें, तो यह वक्र या यह कर्व जो है बाहर की ओर पहले क्रमशः बढ़ता हुआ जाएगा, बाहर की ओर
पहले घटता हुआ जाएगा, फिर तेजी से घटता हुआ जाएगा और अंत में धीरे धीरे घटता हुआ जाएगा, जिसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग एट द सेंटर ऑफ द कर्व एंड वर्किंग आउटवर्ड्स द हाइट ऑफ द कर्व डिसेंड ग्रेजुअली एट फर्स्ट, देन फास्टर एंड फाइनली स्लोअर। इस वक्र में वक्र के छोरों पर जिज्ञासापूर्ण और महत्वपूर्ण स्थितियां रहती है। अगर इसका आधार की ओर इसका जो ड्राइंग है वो तेजी से गिरता जाता है, तो कितना भी अगर इसको तेजी से गिरा दिया जाए या कितना भी बढ़ा दिया जाए, तो ये किसी भी हालत में अपने लोअर लाइन से या आधार से नहीं मिलेगा। ऐसे कर्व को क्षैतिज दूरी पर अनंत स्पर्शी वक्र, एसिम्प्टोटिक कर्व टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। ऐसी स्थिति में ये सोचा जा सकता है कि जब वक्र या कर्व एक्स धुरी को या एक्स लाइन को स्पर्श नहीं करता है, तो इसका अधिकांश एरिया जो है वो ऊपर की ओर या सिरों पर होता है, और ऐसा अक्सर दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर औसतांक और +3 रो के मध्य 99.74 का क्षेत्र आ जाता है, इस तरह से हमें दिखाई पड़ता है, जिसको हम इस चित्र में बड़े ही आसानी रूप में समझ। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक बेल शेप्ड का नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का एक ड्राइंग है, चित्र है हमारे पास, और हम देख सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड के पोजीशन को और राइट हैंड साइड के पोजीशन को आमने सामने देखेंगे तो ये सिमेट्रिकल है, एक दूसरे के समान पोजीशन को दिखा रहा है, और इसका आधा भाग जो है दूसरे भाग के समान रूप है, और एक आधा दूसरे आधे का पूर्ण रूप से प्रतिबिंब या फिर मिरर का रूप काम कर रहा है। ये बहुलिखी है, या फिर कह सकते हैं कि जिसमें मोड केंद्र में होता है, और ये सामान्य वक्र या केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के मूल्य के समान होता है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि इसका मीन, मीडियन और मोड समान होता है। यदि अगर हम इसको केंद्र से, जो कि हमारा ये केंद्र है, सेंटर पोजीशन है, इसको केंद्र से किनारे की ओर घटाया जाए, या किनारे की ओर हम केंद्र से प्रारंभ करें या शुरुआत करें, तो ये कर्व बाहर की ओर क्रमशः घटता है। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये वक्र के जो केंद्र है, सेंटर पॉइंट से है, कर्व बाहर की ओर घटता जा रहा है, और धीरे धीरे घटता जा रहा है, और धीरे धीरे घटते जाने पे क्रमशः घटता जाता है। यहाँ पे आप देखिएगा क्रमशः घटता जा रहा है, और अंतिम पॉइंट पे ये अचानक घटता हुआ जाता है, और अंत में फिर से धीरे हो जाता है। अगर हम देखें तो ये सीधा लाइन में इस तरह से जा रहा है दोनों छोर पे, और ये धीरे हो जाता है, लेकिन कभी भी ये वाला लाइन और ये वाला लाइन मिलता नहीं है, जिसके कारण से इसको अगर हम कितना भी आगे बढ़ा दें, ये एक दूसरे से नहीं मिलता है, और इसके कारण से यहाँ जो अंतिम छोर है, ये टेल पोजीशन जो है, ये टेल पोजीशन में जब नहीं मिलता है, तो ये नंबर के जिज्ञासा को बनाते रहता है, बढ़ाते रहता है कि ये किस प्रकार से इसका सिचुएशन चल रहा है और किस प्रकार से ये कंडीशन हो रहा है। तो ये इस प्रकार से बढ़ाते जाता है। यहाँ पे इसलिए इस कर्व को एसिम्प्टोटिक कर्व ऑफ टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहा गया है। ऐसी स्थिति में ये सोचा भी जा सकता है कि जब कर्व
एक्स धुरी को स्पर्श नहीं करता है। मान लिया जाए इसको एक्स धुरी माना गया है, लोअर एरिया को ये स्पर्श नहीं कर रहा है, तो इसके इस पोजीशन और उसके ऊपर वाले पोजीशन में, इसके ऊपर वाले पोजीशन में इस पोजीशन लोअर पोजीशन और इसके ऊपर के पोजीशन में आखिर कितना डिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इसमें +3 रो के बीच में 99.74% क्षेत्र आ जाता है। असामान्य वक्र में नॉर्मल कर्व एक कंटिन्यूअस कर्व है इस रूप में, जो अभी हम लोग ड्राइंग में देखे, हम लोगों ने बातें की। इस रूप में अगर हम लोग देखें तो नॉर्मल कर्व एक कंटिन्यूअस कर्व है। इस स्थिति में हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि हम जानते हैं कि इसका जब ऑब्जर्वेशन के द्वारा जो भी हमारे पास वैल्यू आता है उसको हम लोग विस्तार रूप से विखंडित करके अलग अलग करके इसको वितरण बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। और ये सबसे पहला ऐसा अवसर आता है जब हम लोगों को ये मालूम चलता है कि वास्तविक संसार की घटना के लिए जब नॉर्मल कर्व का प्रारूप या मॉडल के रूप में प्रयोग किया जाता है तो केवल अनुमानित परिणामों की ही आशा हमें करनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि जब भी हम नॉर्मल कर्व के रूप में हम उसके पोजीशन और वैल्यू को पुट करके नॉर्मल कर्व में पुट करते हैं तो हमें इसमें पुट करने के दौरान हमें पता चल जाता है कि जब भी हम नॉर्मल कर्व में उसके वैल्यू को पुट कर रहे होते हैं तो उसके वैल्यू में जो भी हम नॉर्मल कर्व में वैल्यू को पुट कर रहे होते हैं तो उसके मॉडल को इस रूप में समझ करके बनाया जाता है कि ये अनुमानतः किया जा रहा है। मतलब ये पूरी रीति से वैल्यू को के अनुसार से हम उस चित्र को नहीं समझ सकते हैं, या फिर हम जो भी ड्राइंग बना रहे हैं हमारे पास जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार से जो ड्राइंग बनाए हैं वो केवल हमें उसका उस वस्तु का या उस जगह का रफ आइडिया दे रहा है, एक धुंधला सा आइडिया दे रहा है जिसके कारण हम उस जगह को या उस परिस्थिति को समझ सकते हैं। उसके रियलिटी को हम रियल में उस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से नहीं जान सकते हैं। अंत में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के जितने भी पार्टिसिपेंट या प्रोग्रामर होते हैं, जितने भी उसके कंपोनेंट होते हैं, उसके लिए जो भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस या क्षैतिजीय धुरी पर जो सापेक्षिक स्थिति का क्षेत्र का अनुपात जो होता है वो समान होता है, जबकि स्थिति पर तुलनात्मक आकार की स्थिति होती है। जैसे कि करीब करीब 2/3 या फिर कह सकते हैं कि अगर हम 100% में इसको बांटे तो 68% क्षेत्र सामान्य कर्व में या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में म्यू और +- 1 रो के बीच में पड़ता है। अगर किसी भी सामान्य वक्र में या किसी भी नॉर्मल कर्व में जिसका म्यू 100 के बराबर है और जिसका रो 20 है और 2/3 क्षेत्र 80 और 120 के अंक के बीच में पड़ता है और इसका म्यू जो 500 है तथा रो जो है 100 है, ऐसे होने पर 2/3 क्षेत्र 400 और 600 मूल्यों के बीच में पड़ता है। यहाँ पर जब भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का उपयोग शिक्षा और मनोविज्ञान में किया जाता है तो हम इसमें मानते हैं कि कुछ नॉर्मल कैरेक्टर जो सामान्य रूप से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसमें
वास्तव में अगर हम देखें कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूर्ण रूप से टोटल नॉर्मल रूप में नहीं दिखाई पड़ता है। हमारे बहुत सारे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे आधारित रहते हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे आधारित रहते हैं, उसका अ, अ, उसके नज़दीक में जो भी वितरण आते हैं उसे हम मान लेते हैं कि वे सामान्य रूप में वितरित किया हुआ है। सामान्य वक्र या नॉर्मल कर्व का महत्व केवल इस कारण से नहीं होता है कि जो हमारे पास सैंपल है उसको नॉर्मल रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो, बल्कि इसके अनेक सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सामान्य रूप से वितरित माना जाता है। इसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो हमारे पास एरिया जो है, हम लोग किसी एरिया में हम लोग जब सैंपल चुनते हैं, किसी एरिया के कैरेक्टर को जानने के लिए उसके सैंपल चुनते हैं, तो हम रैंडम सैंपलिंग करते हैं। और रैंडम सैंपलिंग के आधार पे जब हम उसके वैल्यू के आधार पे हम उसका नॉर्मल कर्व में हम उसके फिगर को उस एरिया के वैल्यू के अनुसार से उसको नॉर्मल कर्व में उतारते हैं, तो हम इसको इस तरह से नहीं मान सकते हैं कि किसी खास एरिया में खास तरह से ज़्यादा, किसी खास एरिया में एक तिहाई एरिया में ज़्यादा सैम्पलिंग लिया गया है और दूसरे के दूसरे तिहाई एरिया में, दूसरे भाग के दूसरे तिहाई एरिया में कम सैम्पलिंग लिया गया है। हम इस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को बनाते समय, उस एरिया के पिक्चर को बताते समय हम इसमें यही दर्शाते हैं कि जो भी हमारा कर्व बन रहा है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में हमारा जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन था वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर या सामान्य रूप से वितरित आधार पर बनाया गया है। तो इसका सामान्य कर्व का मुख्य इम्पॉर्टेंस ये है कि ये जो सैम्पलिंग का आधार है वो सबसे अच्छे रूप में स्टैटिस्टिकल फिजिक में लिया हुआ है। ये जो कर्व है ये एक गणितीय इकाई है, अगर मैथमेटिकल यूनिट है, और इसको समीकरण द्वारा दिखाया जा सकता है, जैसे कि y इक्वल टू n बाई रो स्क्वायर रूट 2 पाई e माइनस x माइनस म्यू स्क्वायर बाय 2 रो स्क्वायर। यहाँ पे y जो है एक किसी मूल्य के लिए वक्र की ऊंचाई है, पाई जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है 3.1416, और e जो है ये 2 e के बराबर में 2.7183। यहाँ पे प्राकृतिक लॉग व्यवस्था के आधार पर इसके वैल्यू को पुट किया गया है, और n इक्वल टू आवृत्तियों की संख्या जिसका अर्थ है वक्र के अंतर्गत कुल क्षेत्र n के बराबर है। म्यू और रो लगातार रूप में क्रमशः वितरण के आधार पर औसतांक और मानक विचलन है। यहाँ यह ध्यान हमें रखना चाहिए कि m या x डैश और s के बजाय म्यू और रो का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पे पूरे रूप में सांख्यिकी का उल्लेख किया गया है, यूज़ किया गया है, और जो भी सैम्पलिंग है वो सांख्यिकी का रूप नहीं है, वो उसका आधार नहीं है। यदि हम x और y को दोनों को मिला करके अगर एक पिक्चर में, एक ड्राइंग में हम उसको इंडिकेट करें तो हमें एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व मिलता है जिसका मीन जो है म्यू है और स्टैंडर्ड डेविएशन रो है, और जिसका एरिया जो है n होता है। सामान्य वक्र में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में
हमेशा मानक अंकों को स्टैंडर्ड स्कोर्स का प्रयोग करते हैं, जिसमें मानक अंक का औसतांक 0 और मानक विचलन 1 होता है। या फिर कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड नंबर का जो हमारे पास मीन है वो 0 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है। इसलिए म्यू इक्वल टू 0 हो जाता है और रो इक्वल टू 1 होता है। कर्व के अंदर जितने भी क्षेत्र आते हैं उसको इकाई मानते हैं और n इक्वल टू तक 1 हो जाता है। इन सारे वैल्यू को पुट करने पे, अगर हम इसके फॉर्मूला पे पुट करने पे हमारे पास जो समीकरण आएगा वो इस प्रकार से तब हो जाएगा y इक्वल टू 1/√2 पाई z स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे z एक स्टैंडर्ड वैल्यू है और जिसे x माइनस म्यू बाई रो के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। z का अंक आधार रेखा पर विचलन की इकाइयों से मापने वाला विचलन है जो 0 मीन से लिया गया है और जिसमें नॉर्मल कर्व में दाहिने ओर जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है और जो बाईं ओर जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है। जो हमारे पास समीकरण है, फॉर्मूला है, जो अभी y इक्वल टू 1/√2 पाई z स्क्वायर बाई 2 में z का वैल्यू को हटा देकर y के वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। जब y को वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो z इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1/√2 पाई, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो होगा 0.3989 होगा। और जब z इक्वल टू +1 है तो y इक्वल टू 2.2420 और z इक्वल टू +2 होने पर हमारे पास जो y का वैल्यू आएगा वो होगा 0.0540। इसी प्रकार से z का वैल्यू भी कर्व की ऊंचाई से ज्ञात किया जा सकता है, जिसमें हम हमेशा y का वैल्यू ज्ञात करने के लिए कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। y का वैल्यू सारिणी जो हमारे पास लॉग डाटा है और दूसरा डाटा है उससे हम लोग ले लेंगे। डाटा से सारिणी से z के डिफरेंट वैल्यू के लिए y के वैल्यू को दिखाया जाता है। इस जो सारिणी में जो औसतांक है, मीन पर y का हाइट और किसी विशेष z के वैल्यू के बीच में पड़ने वाले क्षेत्र को भी ज्ञात किया जा सकता है। नॉर्मल कर्व में नॉर्मल रूप से चित्र में देखा जा सकता है। यहाँ पे जो सिमेट्रिकल कर्व है, यहाँ पे ये सिमेट्रिकल कर्व है, इस फॉर्मूला के आधार पे सिमेट्रिकल कर्व बनेगा और इसके दोनों छोर पे अनंत स्पर्शी या कह सकते हैं आधार कभी नहीं मिलता है। इसका अर्थ ये होता है कि ये आधार तक आता है और उसको स्पर्श या टच नहीं करता है। ये कर्व के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनंत होता है, ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलता है। तो आज हमने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में जाना, उसके पोजीशन के बारे में जाना, उसके फैमिली में या उसके चित्र किस प्रकार से होते हैं, किस तरह से सिमेट्रिकल होते हैं और उसका टेल पोजीशन कभी नहीं मिलता है और क्यों नहीं मिलता है इसके बारे में जाना है। अगले वीडियो में अगली बात लेकर के फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।